हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो पहला चैप्टर हम लोग टेकअप करेंगे वो है ट्रांसफार्मर। दूसरा जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे इंडक्शन मोटर। इसके बाद सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद डीसी मशीन। इसके बाद सिंगल फेज मोटर और फिर स्पेशल मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को मार्केट में कई नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर कह रहे हैं तो इसको हम लोग परिणामित्र एवं परिवर्तक नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन ट्रांसफार्मर इज a static device. Transformer is a static device which transform electrical power from one electrical circuit to another electrical circuit without change in frequency with step up या step down the voltage with corresponding decrease or increase in current। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which transform electrical power from one electrical circuit to another electrical circuit without change in frequency with step up या step down the voltage with corresponding decrease or increase in current। ये ट्रांसफार्मर की
एक प्रैक्टिकल डिफिनीशन है। अब हम लोग इसमें जितने भी टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं उसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। सबसे पहले डिफिनीशन आप देख रहे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफार्मर को इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज नो एनी मूविंग आर रोटेटिंग पार्ट। मतलब ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाली विषय वस्तु नहीं होती है, और अगर घूमने वाली विषय वस्तु नहीं होती है तो इसमें दैट्स वाई देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉस। देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉस। अब सवाल है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस भाई होता क्या है? रोटेशनल लॉस दो चीज़ों से मिलके बना है। एक है विंडेज लॉस और दूसरा है फ्रिक्शन लॉस। विंडेज लॉस और दूसरा है फ्रिक्शन लॉस। आपको मैं बता दूं कि रोटेशनल लॉस, विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस को मिला के कहा जाता है, और यही रीज़न है कि अगर ट्रांसफार्मर में ये रोटेशनल लॉस नहीं होगा, अर्थात विंडेज और फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा होने की इकलौती वजह है कि ट्रांसफार्मर में रोटेशनल लॉस नहीं होता। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाई द इफ़िशेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ वेरी हाई, तो एक जवाब है कि बिकॉज देयर इज़ नो एनी रोटेशनल लॉस। एक मैं लिख देता हूँ इसको, व्हाई द efficiency of transformer is very high। ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा क्यों होती है? why the efficiency of the transformer is very high। तो क्या आंसर है? आंसर क्या देना है इसका? आंसर ये है बिकॉज देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉस। बिकॉज देयर इज नो एनी रोटेशनल लॉस। और यही इकलौती वजह है अ वेल डिजाइंड ट्रांसफार्मर, अ वेल designed power transformer, a well designed power transformer having efficiency approximately 98%। कितना होता है? 98%। देखो अभी तक हम लोग एक सिंपल सी बात किए ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन की, उसमें एक टर्म आया स्टैटिक, जवाब आया ये, पूछा ये गया कि व्हाई द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टैटिक डिवाइस, तो कहा गया ये क्योंकि उसमें कोई घूमने वाली विषय वस्तु नहीं होती है, इसलिए उसमें रोटेशनल लॉस नहीं होता है। फिर बात ये आई कि रोटेशनल लॉस किस किस चीज़ से मिलके बना है, तो जवाब आया कि विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को मिला के रोटेशनल लॉस बना है। और चूंकि ये लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये बात आई कि एक अच्छे डिज़ाइन किए हुए पावर ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी लगभग कितनी होती है? जवाब आया 98%। अब दूसरी बात,
डिफिनीशन में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए हम टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाएं, टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाना चाहें, तो ये रहा ट्रांसफार्मर का कोर, ये ट्रांसफार्मर का कोर है। ये चूँकि कोर का जिक्र है तो मैं बता दूं आपको कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो होती है लैमिनेटेड हाई सिलिकॉन स्टील का बना हुआ, लैमिनेटेड हाई सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेटेड हाई सिलिकॉन स्टील की बनाने से क्या मतलब, लैमिनेटेड बनाने से, व्हाई इट इज़ मेड लैमिनेटेड, ट्रांसफार्मर की कोर, तो पहले एक चीज़ देख लीजिए आप थोड़ा सा, जैसे ये है लैमिनेटेड हाई सिलिकॉन, व्हाई इट इज़ मेड लैमिनेटेड, लैमिनेटेड core is made to reduce the ED current loss, to reduce the ED current loss। चूँकि हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जैसे ही हम ये कोर बनाते हैं इसमें दो चीज़ें आती हैं। जो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, ये इट इज़ कॉल्ड लिम्ब, और जो ये वाला सेगमेंट है इट इज़ कॉल्ड योक। दोस्तों एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, चूँकि ये चीज़ बहुत पूछा जाता है, लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके मुकाबले जो योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, योक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 to 15%, 10 to 15% हाई रखा जाता है, मेड हाई। मतलब द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योक इज मेड 10 to 15% हायर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लिम्ब। मतलब लिम्ब के क्रॉस सेक्शनल एरिया के मुकाबले योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 से 15% ज़्यादा बनाया जाता है। उसकी एक वजह यह है, मैं आप दोस्तों बता दूं आपको, जैसे इन जनरल इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, तो ये देखिए फार्मूला केवल लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने। हिस्टेरेसिस लॉस नीटा बी मैक्स 1.6 F इंटू वॉल्यूम, ईडी करंट लॉस नीटा बी मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर, लेमिनेशन की थिकनेस T स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। दोस्तों ये हिस्टेरेसिस लॉस आपके सामने एक छोटा सा फार्मूला ऐसे ही, और ये ईडी करंट लॉस ये लिख दिया। इन दोनों लॉसेस को मिला करके, दोनों लॉसेस को मिलाने के बाद कंपोजिटली हम इसको कोर लॉस बोलते हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस बोलते हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस में दोनों बी मैक्स आया है, बी मैक्स। इसका मतलब, अच्छा एक बार फिर से दोहरा देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस को मिला करके हम लोग कोर लॉस बोलते हैं या आयरन लॉस बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एस्टिमेट्स कोफिशिएंट है, फ्रीक्वेंसी है, वॉल्यूम है, लेकिन हमारा अभी जो फोकस है वो ये चीज़ बताने का है कि योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिम्ब के मुकाबले 10 to 15% हाई क्यों रखा जाता है, उसका जवाब चाहिए। देखो दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनेट दिख रहा है आपको, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस में कहीं ना कहीं बी मैक्स है, ईडी करंट लॉस में भी कहीं ना कहीं बी मैक्स है।
तो थोड़ा सा इसका मतलब ये है कि हिस्टेरिसिस लॉस भी बी मैक्स माने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ईडी करंट लॉस भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे, हिस्टेरिसिस लॉस प्रोपोर्शनेट टू बी मैक्स का पावर 1.6, बाकी सब को छोड़ देते हैं, ईडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स स्क्वायर। अब मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोर है, ये देखिए, इसके बाद इसमें हम ये बाइंडिंग है, इधर हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया, इधर हमने इसको सप्लाई से जोड़ा, और ये रहा V1 वोल्टेज लेवल, यहाँ पे हम इसको लोड से जोड़ेंगे, ये लोड से जोड़ेंगे। ये हमारा एक स्विच है, अभी ये स्विच ओपन है, अभी ये स्विच ओपन है, हमने V1 वोल्टेज दिया यहाँ पे। जाहिर सी बात है कि अगर ये स्विच ओपन है तो इस वक्त की जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाएगी नो लोड कंडीशन कहलाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ आप समझिए, अगर हम यहाँ पे रेटेड वोल्टेज यहाँ देते हैं, इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी हमारा नो लोड पे है इस वक्त जो हमने दिखाया डायग्राम में, ये जो हमने बनाया है ये बाइंडिंग है। तो मैं बताऊं आपको कि इस वक्त चूंकि सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का इस वक्त ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, इसलिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड से एक नो लोड करंट ड्रा करेगा। ये जो नो लोड करंट होता है आई नॉट होता है, ये 3 से लेकर के 5%, 3 to 5% ऑफ द रेटेड फुल लोड करंट, रेटेड फुल लोड करंट मतलब जो भी ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट होगा उसके मुकाबले ये नो लोड करंट 3 से 5% होगा। अब ये नो लोड करंट जाएगी, क्या करेगी वो बात की बात है, बाद में देखेंगे इसको। लेकिन ये जो नो लोड करंट जाएगी वो इस कोर में फ्लक्स इस्टेब्लिश करेगा। क्या इस्टेब्लिश करेगा दोस्तों? फ्लक्स इस्टेब्लिश करेगा। और ये फ्लक्स प्राइमरी साइड भी लिंक कर रहा है, और चूंकि ये कोर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, तो यही फ्लक्स अप्रॉक्सीमेटली जा कर के यहाँ भी जाके लिंक करता है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बी मैक्स का तो हो क्या रहा है। अगर हम लोग लिंब के लिए सपोज दैट लिंब के लिए अगर बात करें कि लिंब में कितना बी मैक्स होगा, तो पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि अगर हम बी मैक्स की बात करें तो जवाब आएगा कि मैक्सिमम फ्लक्स बटा आयरन कोर का एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स बटा आयरन कोर का एरिया। अब मैं बताऊं कि चूंकि हम लोग ये अभी दिखाने का प्रयास किए कि हिस्टेरिसिस लॉस भी बी मैक्स के ऊपर डिपेंड करता है और ईडी करंट लॉस भी बी मैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने आपको बताया कि बी मैक्स जो होता है ये होता है 5 मैक्स बाई आयरन कोर का एरिया। तो दोस्तों अगर हम योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बड़ा बनाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कितना बड़ा बनाने की बात किए थे, 10 to 15% ज़्यादा बनाने का प्रयास करते हैं अगर, तो ज़रा आप सोचिए जो फ्लक्स लिंब में है वही फ्लक्स योक में भी है। लेकिन अगर सेम फ्लक्स है लिंब में भी और योक में भी, लेकिन योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है तो ये फ्लक्स डेंसिटी योक में कम हो जाएगा। भाई ये रहा आपका कोर, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कोर है,
तो जो भी फ्लक्स यहाँ से चलेगा वही लिम्ब में होगा और वही योक में होगा। अगर हम योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा बनाते हैं, सपोज दैट योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बड़ा बनाते हैं, फार्मूला आप देख रहे हैं कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया योक का ज़्यादा है तो द फ्लक्स डेंसिटी इन द योक विल बी स्मॉलर देन द फ्लक्स डेंसिटी इन द लिम्ब। इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी मैक्स योक में कम होगा, बी मैक्स योक में कम होगा और यही बी मैक्स लिम्ब में ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ ये देखो, जैसे मान लीजिए अगर सपोज दैट हम बार बार कह रहे हैं इसको 5 मैक्स बटा एरिया, अगर हम योक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा रखेंगे तो बी मैक्स की वैल्यू फॉर द सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, बी मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और शुरुआत में ही लिखा था कि हिस्टेरेसिस लॉस भी बी मैक्स के ऊपर डिपेंड करता है और ईडी करंट लॉस भी बी मैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेट फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगा तो हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाएगा, और नेट फ्लक्स डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो ईडी करंट लॉस भी कम हो जाएगा। और अगर हिस्टेरेसिस और ईडी करंट दोनों लॉस कम हो गया देन कोर लॉस विल फर्दर मिनिमाइज्ड, कोर लॉस विल फर्दर रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये एक बात निकल के आई, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा क्यों रखे हैं, तो जवाब ये है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा बनाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी का मान कम हो जाएगा, और अगर फ्लक्स डेंसिटी का मान कम हो जाएगा तो हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों मिनिमाइज हो जाएगा दोस्तों। और अगर दोनों कम हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर में कोर लॉस कम हो जाएगा। ये एक बड़ी बात थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखो, जैसे ये ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे सिंपल वे में अगर हम करें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग है। ये जो बाइंडिंग है ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हमने बनाया है। ये है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, और ये बाइंडिंग जो आपके सामने दिख रही है, ये बाइंडिंग, दिस बाइंडिंग इज मेड बाय, दिस बाइंडिंग इज मेड बाय, इसको नोट कर लेंगे, दिस बाइंडिंग इज मेड बाय सुपर इनेमल कॉपर वायर, सुपर इनेमल कॉपर वायर। और ये बाइंडिंग, अगर कोई पूछता है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर, देखो बाइंडिंग का मटेरियल तो सुपर इनेमल कॉपर वायर हो गया, ये बात ठीक है। अगर कोई ये पूछता है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में ये जो बाइंडिंग इस्तेमाल की गई है ये किस तरीके की बाइंडिंग है, तो हम लोग कहेंगे द बाइंडिंग विच इज यूज्ड इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर दैट इज कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल बाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल बाइंडिंग इस्तेमाल होती है। कौन सी बाइंडिंग इस्तेमाल होती है कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में? कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल बाइंडिंग। अब एक चीज़ आपको बता दें कि हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के इस साइड में इनपुट सप्लाई V1 दिए और इधर हम लोड कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो कहा जाता है कि दैट साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज कनेक्टेड विद द सप्लाई सोर्स दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। ट्रांसफार्मर के जिस साइड को हम सप्लाई से जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, और वो साइड जिधर हम लोड जोड़ेंगे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी साइड।
एक बार फिर से, दैट साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज कनेक्टेड विथ सप्लाई सोर्स दैट इज कॉल्ड प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, और जो साइड पे हम लोड जोड़ते हैं वो हमारा सेकेंडरी साइड कहलाता है। तो एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए, अभी हम लोग दो चीज़ों पे चर्चा की है। पहला तो ये कि किस तरीके की ये बाइंडिंग है, तो जवाब है ये बाइंडिंग कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग है या सिलेंड्रिकल बाइंडिंग है। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में किस तरीके की बाइंडिंग इस्तेमाल होती है दोस्तों? कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग या सिलेंड्रिकल बाइंडिंग। किस चीज़ का बना हुआ है ये बाइंडिंग? जवाब है सुपर इनेमल कॉपर वायर का। तीसरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर के जिस साइड को हम सप्लाई सोर्स से जोड़ देते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, और जिधर हम लोड जोड़ेंगे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब जहाँ तक रही बात कॉन्सेंट्रिक की दोस्तों, तो कॉन्सेंट्रिक कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी हम बाइंडिंग करते हैं, जैसे ये बाइंडिंग हमने किया सपोज, तो अगर हम किसी भी टर्न को देखें उठा करके, तो उसका सेंटर वाला जो पॉइंट होता है वो कॉमन लाइन से कनेक्टेड है, कॉमन लाइन से, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। तो चलिए ये हो गया कि प्राइमरी साइड कौन सा है, सेकेंडरी साइड कौन सा है, उस पर चर्चा हुई। इसके बाद डिफिनीशन में हम लोगों ने लिखा था कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, मतलब ट्रांसफार्मर एक साइड से पावर लेता है, एक साइड से हम इलेक्ट्रिकल पावर इसको देते हैं और दूसरे साइड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफॉर्म कर देता है वो। जरा इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे हमने इसको सप्लाई सोर्स V1 से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको लोड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ V1 सप्लाई वोल्टेज दिया है, सोर्स से कनेक्ट किया है। जाहिर सी बात है कि जिधर सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी है, ये हमारा लोड है, इसको हम सेकेंडरी कहेंगे। जब हमने प्राइमरी साइड में V1 वोल्टेज दिया तो प्राइमरी साइड पे ट्रांसफार्मर जो करंट ड्रॉ कर रहा था दैट वाज I1, और लोड में जो करंट जा रही है I2। किस वोल्टेज लेवल पे जा रही है, किस वोल्टेज लेवल पे, किस वोल्टेज लेवल पे जा रही है ये? V2 वोल्टेज लेवल पे। किस वोल्टेज लेवल पे सप्लाई हमने दिया था? V1। दोस्तों एक सिंपल सी बात करिए, इस डायग्राम को गौर से देखिए और हमको एक बात बताइए, आप एक सिंपल सी बात बताइए। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इनपुट पावर ट्रांसफार्मर को कितना दे रहे हैं, देख के बताएंगे। इनपुट पावर कितना दे रहे हैं? V1 I1। आउटपुट पावर कितना मिल रही है? आउटपुट पावर जवाब है V2 I2। दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम कहें कि ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है, वैसे भी एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, प्रैक्टिकल पावर ट्रांसफार्मर का इफ़िशेंसी अप्रॉक्सीमेटली 98% है। हम कह रहे हैं 100% में और 98% में 2% का फासला है, 2% का। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर इफ़ द ट्रांसफार्मर इज़ आइडियल, इफ़ द ट्रांसफार्मर इज़ आइडियल, तो हम ये कह सकते हैं, इफ़ द ट्रांसफार्मर इज़ आइडियल, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है देन V1 I1। V1 I1 मतलब जो हम पावर इनपुट दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू V2 I2, मतलब दिया गया इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। तो हमने ट्रांसफार्मर को V1 वोल्टेज लेवल पे सप्लाई दिया था, ट्रांसफार्मर I1 करंट ड्रा किया, इनपुट पावर हमने पूछा, आपने कहा साहब V1 I1। इसके बाद हमने लोड साइड में पूछा तो जवाब है कि V2 वोल्टेज लेवल पे ये I2 करंट दे रहा है। मैंने कहा अगर ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो कोई भी लॉस नहीं होगा इसमें, और अगर कोई भी लॉस नहीं होगा तो V1 I1 बराबर V2 I2। अब आप सोचिए, अगर आपसे इस समय टोटल 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या ये बाइंडिंग और ये बाइंडिंग, ये दोनों बाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? क्या आपस में इन दोनों बाइंडिंगों में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन है? जवाब है नहीं। पहला सवाल। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जैसे पहला अगर हम बात करें,
अगर आपसे कोई कहता है कि इन केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्या दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो जवाब है क्यों। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होने का मतलब होता है जैसे एक तार हम यहाँ से ले लें और एक तार का टुकड़ा हम यहाँ से ले लें और इन दोनों तारों को ऐसे एक जंपर लगा करके जोड़ दें। अब ये दोनों तार आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट माने जाएंगे। जो भी करंट इस वायर से जाएगी वो इस वायर से भी जाएगी। तो ये दोनों सेक्शन, सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 2, इन दोनों को हम लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बोलेंगे। लेकिन क्या ये बाइंडिंग और ये बाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, जवाब मिलेगा नहीं। अगर ये दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, अलग अलग, विलगित। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इन केस ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोथ द बाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। पहला चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम V1 I1 पावर यहाँ देते हैं और जितना पावर हम देते हैं आइडियल केस में वही पावर हमारा लोड में जाता है, जबकि इन दोनों कंडक्टरों या बाइंडिंग के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो कौन सी ऐसी वजह है कि यहाँ दी गई पावर यहाँ पहुँच जाती है, तो वजह है ये मैग्नेटिक कोर। कौन सी वजह है दोस्तों, मैग्नेटिक कोर। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रिकली तो आपस में आइसोलेटेड है, लेकिन जुड़ी कैसे है, जवाब है मैग्नेटिकली, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कोर। इसका मतलब ये दोनों बाइंडिंग इस मैग्नेटिक कोर के सहारे आपस में मैग्नेटिकली जुड़ी है और यही वजह है कि यहाँ से पावर बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पहुँच जाती है। दो बात फिर से सुनेंगे, ये दोनों बाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो ये दोनों बाइंडिंग को कौन जोड़ता है भाई, इन दोनों बाइंडिंगों को ये मैग्नेटिक कोर जोड़ती है। इसका मतलब ये दोनों बाइंडिंग कैसे कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिकली कनेक्टेड। और इसी मैग्नेटिक कनेक्शन के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर मैं देता हूँ वो दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो डिफिनीशन में लिखा गया था कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहुंच जाता है बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। यहाँ से पावर चला है और यहाँ पहुँच गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैग्नेटिक कोर जिम्मेदार है। तो यहाँ से यहाँ पावर कैसे गया है, मैग्नेटिकली। चलिए अगली बात करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे। इन केस ऑफ, नोट करेंगे साथ साथ, इन केस ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोथ द बाइंडिंग कहने का तात्पर्य है दोस्तों बोथ द बाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, बिकॉज, इसी में लिख लेते हैं, बिकॉज there is no any electrical connection, because there is no any electrical connection। दूसरी बात, both the bindings are magnetically connected by the means of मैग्नेटिक कोर। तो ये बात पूरी हो गई कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर ट्रांसफर करता है ये। दूसरी बात आपको ये बताएं, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में जिस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हम यहाँ पे देंगे
उसी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमको यहाँ पे मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम V1 यहाँ वोल्टेज देते हैं, ट्रांसफार्मर करंट ड्रा करता है, तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स होता है वो यहाँ जा कर के लिंक करता है। मतलब एक ही कॉमन फ्लक्स प्राइमरी बाइंडिंग में भी वोल्टेज इंड्यूस करता है और वही कॉमन फ्लक्स जा कर के सेकेंडरी बाइंडिंग में E2 वोल्टेज इंड्यूस करता है। दोस्तों, क्या इस बाइंडिंग और इस बाइंडिंग के बीच में आपस में कोई सापेक्ष गति हो रही है क्या? ये भी बाइंडिंग इसी कोर पे लिपटी हुई है, ये भी बाइंडिंग इसी कोर पे लिपटी हुई है और ये दोनों बाइंडिंग एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर नज़र आती होगी आपको। दोस्तों, जब एक ही फ्लक्स दो जगह जा कर के लिंक करता हो और इन दोनों बाइंडिंगों में आपस में कोई सापेक्ष गति न हो रही हो, तो जिस आवृत्ति की सप्लाई आप यहाँ दोगे उसी आवृत्ति की सप्लाई यहाँ मिलेगी आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी की, हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाऊंगा मैं। अभी मैं बताऊं आपको कि जिस आवृत्ति की सप्लाई मैं यहाँ पे दूंगा उतने ही आवृत्ति की सप्लाई मुझे यहाँ मिलेगी। अगर कोई पूछता है कि वाई द फ्रीक्वेंसी इन द ट्रांसफार्मर डिड नॉट अल्टर, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती, तो जवाब ये है कि चूंकि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में आपस में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, इसलिए जिस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हम यहाँ देंगे उसी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमको यहाँ मिल जाएगी। अर्थात ये है, अगर आपसे कोई पूछे उसको समझाइए, चूँकि एक ही फ्लक्स यहाँ भी लिंक करता है और वही फ्लक्स जा करके यहाँ भी लिंक करता है और इन दोनों बाइंडिंगों में आपस में कोई सापेक्ष गति नहीं होती, इसलिए जिस आवृत्ति की सप्लाई यहाँ देंगे उसी आवृत्ति